वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे बजट 2025-26 की कि उसके खदोखाल क्या होंगे, रेवेन्यू सोर्स क्या होंगे, इसके अलावा बजट का टैक्स जो नेट है उसको वसी करने के लिए क्या इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं मुमकिन तौर पर, और इस बजट से आवाम को क्या तवक्कुआत हैं, अवामी तवक्कुआत क्या हैं, आवाम को क्या रिलीफ दिए जाएंगे, क्या मस्बत इकदाम किए जाएंगे, क्या ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि IMF भी आपसे नाराज़ ना हो और आवाम भी आपसे राज़ी हो जाए। डिटू साहब, ये जो बजट 2025 है इसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स आप क्या समझते हैं, क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? देखें, इसका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो बुनियादी तौर पे टैक्स के अहदाफ हैं और उसके अलावा कर्जा जात हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जितना भी बजट है वो जितने हमारे टैक्स अहदाफ हैं वो सारे के सारे तो सूद में चले जाते हैं। लिहाजा मज़ीद आगे जाने के लिए हमें दोबारा कोई कर्जे लेने पड़ते हैं और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम फिर इधर उधर से चीज़ें उठाते हैं। और जिसको मैं बुनियादी तौर पे जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अदाद शुमार का फ़र्क होता है। एक ऐसा मतलब मुश्किल गेम है जिसको आवाम की समझ नहीं आती, और यही हुक्मरानों की कामयाबी है कि वो आवाम को सिर्फ ले दे के सीधा पतला कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा बजट की जो प्रॉपर तैयारी होती है वो कोई भी नहीं होती। बजट की प्रॉपर तैयारी का मतलब ये होता है कि आपके अखराजात कितने हैं, आपकी आमदनी कितनी है, और अगर आपकी आमदनी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या टारगेट मुकर्रर किए हैं। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आप जब से पाकिस्तान बना, टैक्स नेट को बढ़ाने को, जो टैक्स नेट को वसी करने के इकदाम मौसर साबित हो सकते हैं इस वाले से? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। उसकी वजह ये कि टैक्स नेट आप तब बढ़ाते हैं जब आप कोई हजम बढ़ाते हैं या साइज बढ़ाते हैं या कारोबार बढ़ाते हैं या उस काम का साइज बढ़ाते हैं। अगर आपकी फैक्ट्रियां भी सेम है, आपके एम्प्लॉयज़ भी सेम है, आपकी दुकानें भी सेम हैं, तो उसमें आप फिर किधर आप उसमें ये करते हैं कि नए टैक्सेस लगाते हैं। अब नए टैक्सेस लगाने के हवाले से उन्होंने हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया है। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, हवा पे टैक्स, और मतलब बाकी बचा क्या जिस पे नए टैक्सेस लगाएंगे। देखिए, जब भी आपने तरक्की करनी है, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं। उस अहदाफ में ये नहीं होता कि जी आपने 1000 अरब टैक्स लेने या 50,000 अरब टैक्स लेने। आपने ये लेना है कि आपने उस टैक्स को अगर बढ़ाना है तो फिर उसके लिए आगे कारोबार के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ानी है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने कितनी रिसर्च की है पाकिस्तान की ज़राअत को मज़ीद बेहतर करने के लिए। आपने जो आपके किसान भाई हैं उनको बेहतर फैसिलिटीज़ देने के लिए या उनकी लाइफ को बेहतर करने के हवाले से कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। आपकी जो सनत है, आपने सनतकार के मसाइल को हल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने उसको बेहतरी देनी है, कौन कौन सी जगह है जहाँ से वो चीज़ें बेच के आपको मज़ीद टैक्स इकट्ठा करके दे देगा। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ से जो पाकिस्तान वो रेवेन्यू भेजते हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या बेनिफिट्स रखे हुए हैं, आपने उनके लिए कौन से प्रोग्राम रखे हुए हैं। उल्टा यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पैसे बैंक में आ जाएं तो आपको 50 किस्म के उनको जवाबात देने पड़ते हैं, आपको मुश्किल हो जाती है कि आप वो आमदनी वहाँ से लें। देखिए, ये बात तो तय है कि जिस बंदे ने अपने पैसे बैंक में मंगवाए हैं वो बिल्कुल एक नंबर आदमी है और उसने बिल्कुल दुरुस्त पैसे मंगवाए हैं। आप उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्म रखें जिसमें वो बताए कि जी ये टैक्स, ये पैसे मुझे भाई ने भेजे हैं, ये पैसे मेरे बेटे ने भेजे हैं, ये पैसे मेरे अब्बा जी ने भेजे हैं और इस मद में भेजे हैं, इस मद में हमने खर्च करने। आपने जगह जगह पर ब्यूरोक्रेसी से मिलकर इतनी कदगनें लगाई हुई हैं, इतने मसाइल खड़े किए हुए हैं कि आम आदमी की तौबा है। बिल्कुल आम आदमी को तो छोड़ें, यहाँ पे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी तौबा है। वो इनके जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, उसको पूरा ही नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि आपके जितने भी लोग ये टैक्स पेयर हैं और उसके साथ साथ वो जिनको आप कहते हैं फाइलर। आपका हर फाइलर, आप इसको चेक करके देख लें, आपका हर फाइलर 3000 रुपये देता है एक रेवेन्यू के वकील को, वो उसका टैक्स फॉर्म फिल करके तो जमा करवा देता है। इसके अलावा बताएं कि उसमें क्या है। आपको लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी, आपको लोगों के लिए मौके पैदा करने पड़ेंगे ताकि वो उधर काम करें और उसका काम के नतीजे में आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो। और मैं समझता हूं कि उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास क्योंकि पॉलिसीज़ का तसलसल रहता नहीं है। हर बंदा जो आता है हुकूमत में वो सिर्फ अपने 5 साल और 3 साल पूरे करने के चक्कर में लगा रहता है, उससे कोई गर्ज ही नहीं होता कि आवाम का
क्या करना है, आम आदमी को कहाँ बेनिफिट देना है। इस वक्त अगर आप देखें, आपका जो मौजूदा वजीर ख़जाना है वो आवाम को बिल्कुल जवाब दे नहीं है, उसको इससे कोई गरज ही नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी पे इससे क्या असरात मुरतब होंगे, क्या इसकी पॉजिटिव होंगे, क्या इसके नेगेटिव होंगे। सही, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा बड़ा अहम सवाल है शहजाद साहब, ये जो बजट में क्या लगता है मुमकिन तौर पर किस शोबे को सबसे ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे और क्या समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में भी इजाफा किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा फंड्स के लिए गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है वो बेरोज़गारी है, और उससे भी बड़ी जो पैसा मुख्तसर कर रही है वो सनत है। हमारी सनत इंडस्ट्री को वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। अभी जो दूसरा उनकी 3 अहदाफ इस वक्त तक हमारे ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने रखे हैं, जिसमें तरसीलात ज़र है। तरसीलात ज़र जो है वो 30.27 अरब डॉलर की जो है उन्होंने हदफ रखा है कि इस साल जो है 2024 और 25 में जो बजट है उसमें उन्होंने मुकर्रर किया है। दूसरा 100 अरब रुपए जो हैं वो अज़ाफ़ी मुख्तसस किए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ये 100 अरब रुपए हैं। इसके अलावा 10% जो है वो उन्होंने सालाना आमदन बढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के ऊपर, उसके ऊपर आएगी। अच्छा, अब अगर इनके हवाले से अगर हम बात करें तो जो सनती शोबा है उसको बेहतरी लाने के लिए अभी मुख्तलिफ अपने अहदाफ जो हैं वो मुकर्रर कर रहे हैं, मगर बात यहाँ पे फिर ये आ जाती है कि जब तक हुकूमत जो है वो टैक्स रिकवरी के ऊपर ज़ोर नहीं देगी जो उसका अहदाफ है। पिछली दफ़ा जो बजट पेश हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बजट को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स रिकवरी में इस्लाहात की थी। उसमें उन्होंने ये भी किया था कि जो चंद लोग ऐसे थे जिनकी 1 करोड़ रुपये से सालाना आमदन कम थी उनके ऊपर भी उन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिए थे, और छोटे दुकानदार और इस तरह के कारोबार करने वाले को ऊपर भी 600 रुपये से लेकर 1200 रुपया फ़ी दुकान के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया। और इस दफ़ा जो उन्होंने टैक्स की शरह रखी है वो 10% रखी है कि जिस की आमदनी 1 करोड़ रुपये सालाना होगी उसके ऊपर 10% लगाएंगे। बात यह है कि सारा कुछ उनका मामलात अपनी जगह ठीक है। अगर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हर आदमी चाहे छोटा आदमी है या वो मिडिल क्लास से उसका तलक है, वो टैक्स ज़रूर देता है, वो किसी न किसी चीज़ की ख़रीदारी की मद में वो टैक्स दे रहा होता है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को और वफाकी वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब हैं, अगर वो टैक्स इस्लाहात को FPR के साथ बैठकर इसको कंप्यूटराइज करें, डिजिटलाइजेशन करें, तो रिकवरी जो है इनकी 100% हो सकती है। दावा तो ये बहुत करते हैं कि हम इसकी रिकवरी जो है वो करेंगे। जब तक मुल्क के अंदर टैक्स की रिकवरी की शरह को आप 100% चलें ना से, अगर ये मेरे ख्याल में 60-65% तक भी इसकी रिकवरी को ले जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदरूनी जो गर्दिशी कर्जे इस वक्त चल रहे हैं उसके अंदर खातर खा जो है वो कमी हो सकती है। तो इसके ऊपर इनको सख्ती से काम करना चाहिए ताकि जिस बजट को देखें, बजट का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो होता है वो टैक्सेस के ऊपर लगाया जाता है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं। आप देख लें कि टोबैको के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स होता है, उसकी रिकवरी वो करते हैं। जो पिछले साल का हुआ था उस दौरान, और निगरान जिस गवर्नमेंट आई थी उसने जो टोबैको के ऊपर था वो टैक्स तकरीबन 200% लगाया था, मगर उसके लिए फिर इन्होंने यहाँ पे ये कमज़ोरी की कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर टोबैको को प्रोड्यूस करती हैं उनके ऊपर लाइसेंसिंग की जो गिरफ्त थी वो उन्होंने लूज़ कर दी। अब वो क्या करती हैं, वो फैक्ट्रियाँ कि चंद एक ऐसा जो उनका गोदाम में होता है स्टोर करते हैं उसके ऊपर तो वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट करके वो कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि उड़ान पाकिस्तान का जो मंसूबा है उसके अहदाफ को हासिल कर पाएंगे इस बजट में? देखिए, कोशिश तो इनकी बहुत है। उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मिनिस्टर प्लानिंग है एहसन इकबाल। तो उनकी जो कोशिशें वो उस सिलसिले में वो उन्होंने बैरून ममालिक भी काफ़ी दौरे किए हैं। अच्छा, उस उड़ान जो पाकिस्तान है उसमें उन्होंने 3-4 जो शोबे हैं ना वो बड़े हाई रखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने शोबा है जिसको वो तरक्की देना चाह रहे हैं वो आपकी IT इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आने वाला दौर है वो IT टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। और अब आप ये भी देखें कि अभी माशाल्लाह जो हमारी जंग की फतह हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो IT के हवाले से अगर देखा जाए, जो साइबर के हवाले से
से था, उसके शोबे ने हम बड़ी महारत का किया है। तो जो उड़ान पाकिस्तान है, अगर हम उसके ऊपर देखें तो सबसे पहले जो उन्होंने रखा है वो IT है। IT के बाद जो उन्होंने नौजवानों की स्किल्स है मुख्तलिफ शोबों के इंजीनियरिंग में रखी है, फिर उसके बाद आपकी सनती जोन्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी दीगर चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर जिस तरह ये तमाम उन्होंने PM ने सेक्रेटरीट में काबीना के इजलास में इसको पेश किया था, उसमें हर एक वजारत के जो सेक्रेटरी थे वो उनको मदऊ किया था और हर एक मिनिस्टर को उसमें इन्वाइट किया था, और उसमें उन्होंने उड़ान पाकिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि सफारती सतह के ऊपर भी उन्होंने ये बात की थी कि इस उड़ान पाकिस्तान को जो है आगे लेके चलें। अगर ये उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है इस वक्त आपके साथ जो छोटे ममालिक हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये ममालिक भी अगर उस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो एक नया कॉरिडोर बनेगा, एक नया रास्ता बन सकता है और आपके आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। मैं दोबारा आता हूँ शहजाद साहब आपकी तरफ। रितु साहब, ये जो अवाम बजट 2025, क्या लगता है अवाम इस बजट से क्या तवक्कुआत है उसकी? सर एक आम आदमी की तरह अगर आपको उस आम आदमी बिहेव करें थे तवक्कुआत पे भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक जुमला शहजाद साहब के जो बात है उस पर रख लूँ। देखें, पाकिस्तान में जो टारगेटेड इकोनॉमी है बकौल शहजाद साहब के, जिस पे गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है और ख़ास तौर पे हमारे एहसन इकबाल साहब जो प्रोफेसर कहलाते हैं वो कि IT में पाकिस्तान को आगे तरक्की दिलानी, और इन्होंने फायरवॉल लगाकर आपके इंटरनेट का वो बड़ा गर्क किया है कि यहाँ पर आम जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो तक चलती नहीं हैं। तो हम तरक्की इस पर इतनी करेंगे जिसके लिए हम जो ना दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। अब मतलब प्लानिंग देखें ना कि आपने फायरवॉल लगाकर बिल्कुल इंटरनेट के जो सारे मामलात थे उसको इतना लूला लंगड़ा कर दिया है कि आपकी जो एक आम एप्लीकेशन है व्हाट्सएप और दीगर चीज़ें वो तक तो काम नहीं करती। तो हम IT में बड़ी आगे तरक्की करेंगे। अब आपकी बात काटी, देखें जो इस वक्त हमारे यहाँ पे जो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी उसको हमारी जो रियासत है उसके साथ मिलकर 100% उसको फायरवॉल जो है वो उसको ब्लॉक नहीं किया, ना ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें वो बेहतरी ला रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो मेरा ख्याल है उसको बेहतर कर दिया जाएगा। अभी मैं ना आपको एक शेर सुनाता हूँ, किसी ने लिखा था बड़ा ज़बरदस्त। उसने लिखा था कि फ़ैसले फिर वही खिलाफ अवाम, मशवरे फिर वही मुशीरों के। तो बिलावल साहब भी आजकल पार्लियामेंट में, वो मेरा ख्याल है बेनज़ीर के लिए लिखा था, हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वो इसलिए लिखा था कि उस ज़माने में वो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और एक जगह पे जब बेनज़ीर साहिबा अपोजिशन में थी, जदोजहद कर रही थी जमहूरियत के लिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी की थी बेनज़ीर के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने उनको एजाज़ात और तमगे दिए, तो उनका ख्याल था कि अभी भी उसी तरह से लिखेंगे। तो उस वक्त जो मोहतरमा को मशवरे दे रहे थे लोग वो उसी पे आ रहे थे, तो उन्होंने समझा कि शायद ये आज भी उसी तरह से लिखेंगे। तो उन्होंने बताया कि आपकी आवाम का हाल क्या है। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है कि आम आदमी की जो तवक्कुआत हैं वो हैं अशिया ज़रूरिया, जो कि बहुत बेसिक नीड है ना, मतलब दाल चावल रोटी पानी। उस पर पाकिस्तान में हमारी जो अशराफिया है, जो एलीट है, जो ये बजट बनाती है, उन्होंने कभी उन मसाइल को देखा तक नहीं है। आपके ये जो महंगी महंगी टाइयाँ लगाकर चमकते हुए घड़ियाँ पहन के जो दौरे करने वाले मिनिस्टर्स हैं, इनको क्या पता है कि आम आदमी के क्या हालात हैं, वो किस तरह से गुजारा करता है, किस तरह वो करता है। वो जो बरतानिया की रानी का वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी लोग रोटी नहीं खा पा रहे, तो उन्होंने कहा कि जो रोटी नहीं खाते तो वो केक खाया करें, क्या ज़रूरत है उनको ये रोटी के चक्कर में पड़ने की। तो अब जिन लोगों को ये नहीं समझ कि आम आदमी रोटी क्या खा रहा है, आम आदमी के मसाइल क्या हैं, मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ना चाहिए। हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ता। दूसरी बात, जब आपने टैक्स का रेशो बढ़ाना होता है तो आपको फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होती हैं ताकि लोग ज़्यादा काम करें, उसमें आपको ज़्यादा टैक्स दें। आप अपॉर्चुनिटीज़ कम कर देते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टारगेट बढ़ाने से तो टैक्स पूरा नहीं ना होना, जब तक कि कोई इंडस्ट्री चलेगी नहीं, इंडस्ट्री काम नहीं करेगी। अब देखें जो मौजूदा आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि बड़ी सनतों की पैदावार में भी कमी, बिजली गैस पानी की ग्रोथ 2.28%, मुआशी हजम $481 अरब, फीकस आमदन
1824 सालाना, $1824 जहाँ पे सालाना आमदनी है, वहाँ पर आपने उससे कितना टैक्स लेना है? आप आमदनी बढ़ाएं, आप 1800 की जगह 3000 कर दें उसकी फीकस आमदनी, वो टैक्स आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपकी जितनी सनती पैदावार है, आपका जितनी ज़राअत है, आपके जितने दीगर शोबा जात हैं, उस पर आप ये जो 500 रुपये पर दुकानदार लगा रहे हैं, आप 500 पर परचून दुकान के ऊपर लगा रहे हैं, वो जितनी चीज़ें बेच रहे हैं उस पर तो आप सब पे सेल्स टैक्स ले ही रहे हैं। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि उन्होंने एक पेचीदा निज़ाम बनाया है जो कि आम आदमी को समझना है। जब तक ये खुद से सिंसियर नहीं होंगे, जब तक इस पेचीदा निज़ाम को इतना आसान ना बनाए जो कि मुझे, आपको और हर आम आदमी को समझ आ जाए कि कितना पैसा आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है, हमारी तरक्की के अहदाफ क्या हैं, और उसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों के लिए हमने क्या करना है। अभी आप ये देखें, हमारे पास जो एजुकेशन का निज़ाम है, आप मुझे एक बात बताएं, आपने बड़ा अरसा रिपोर्टिंग की, आपने बड़ी चीज़ें देखी हैं, आपको पता है कि दुनिया में जो आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों में ज़रूरत है, आपकी क्या यूनिवर्सिटीज़ वो स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही? आप क्लर्क पैदा कर रहे हैं, आपका नौजवान जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये तो आउटडेटेड हो गया आपका जो सब्जेक्ट है, अब इसमें मज़ीद आगे जाएं। अगर आप बात करते हैं इस वक्त जो AI सबसे बड़ी जो दुनिया की नई ईजाद आई है, तो उसमें आपने कोई यूनिवर्सिटी में आपने कोई कोर्सेज करवाए हैं, या फिर आपको ये पता है कि 2000 अभी शुरू की है, अभी किए हैं, लेकिन वो अब जो आज हम कर रहे हैं, जो आज चल रही है, उसके ऊपर वो करवा रहे हैं, वो दुनिया कई साल से। हाँ, अब 4 साल बाद जो कुछ आना है उसका उनको खुद भी नहीं पता। जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, वो हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि अगले 5 साल में बच्चे जो निकलेंगे उन्होंने क्या करना है, क्या स्कोप है अगले 5 साल में, दुनिया में किस चीज की डिमांड होगी, क्या चीज आएगी, हमारे वो इस तरह की कोई रिसर्च नहीं है। एक चीज और असल में डिटो साहब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे मुल्क में रिसर्च की कमी है, 100% कमी। आपका एक बड़ी मिनिस्ट्री है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मिनिस्ट्री है, आप उससे पूछो कि दुनिया के किन किन ममालिक में किस किस शोबे में लोगों की ज़रूरत है, उनको पता ही नहीं होगा। आइंदा 5 सालों में क्या है, आज क्या है, उनको कख नहीं पता। वो सिर्फ मजदूरों का टेस्ट करते हैं और उनको वीज़ा लगाने के लिए 10 चक्कर लगवाते हैं, और उनकी मुख्तलिफ उन्होंने शराइत रखी है। अगर आपने बाहर जाना है, मैं डिटो साहब आता हूँ आपकी तरफ, जरा शहजाद साहब से पूछ लूँ, बड़ा अहम सवाल है। शहजाद साहब, इस बजट से आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, क्या तवक्को आता है आपकी? अभी मैंने आपको बताया कि जो आमदन उन्होंने रखी है उसमें तरसीलात ज़र की भी है। 300 के आंकड़ों से खेले बगैर आपने बताना है सिर्फ कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा, एक सादी सी जुबान में सादा सा जवाब। देखें, अभी तो कबल अज़ वक्त है मैं आपको आज के प्रोग्राम में बता सकूं कि क्या फायदा होगा, लेकिन ये कि उम्मीद की फायदा नहीं, रिलीफ सर, हमें फायदा नहीं चाहिए आम आदमी। लेकिन एक मैं आपसे बात यहाँ पे, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं इजाजत आपसे ही तो पूछ रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में एक तो जिक्र किया जाता है यहाँ पर कि जी बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर एक सारी चीज़ें उठा के मैं हुकूमत के खाते में नहीं डालना चाहता। देखिए, हम आवाम भी हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ। आप ये देखें, अगर मेरी अपनी एक सोच है, अगर पाकिस्तान को बेहतरी लानी है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है और मुल्क की मैशत को बेहतर करना है, उसके 2 आप अहदाफ मुकर्रर करें। नंबर 1, आप टैक्स की रिकवरी को जो है 60 से 70% तक ले जाएं। नंबर 1 सर, हमें टैक्स की रिकवरी ना बताएं, टैक्स की रिकवरी करेगी हुकूमत, उसे देखेगी आम आदमी को रिलीफ क्या देने जा रहा है। मैं ये बताता हूँ, मेरी पहले बात, रिलीफ तो बताएं ना सर। रिलीफ को छोड़े ना, पहले मेरी बात सुने। रिलीफ को छोड़ दें? नहीं, हाँ फिलहाल छोड़े ना। मैं मतलब आपने आम आदमी की ही बात करने लगा हूँ मैं, आप मेरी बात तो पहले पूरी सुन लें। देखें, हमारे यहाँ सबसे जो चीज़ें हम खुद भी अपनी जिम्मेदारी अपने गिरबान में भी हम लोग नहीं डालते। हमने दूसरी, अगर इस मुल्क से बेरोजगारी अगर ख़त्म करनी है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो माहाना तनख्वाह का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे लोग जो बाहर जाके काम करते हैं पर और के हिसाब से 1 घंटे तनख्वाह भी बंद करना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 1 घंटे फी के हिसाब से तनख्वाह मुकर्रर लाइनों में लग के आप ये देखें कि यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो जिस वक्त जॉब करने आते हैं, अक्सरियत की मैं बात करूंगा, अकलियत में कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि वो क्या करते हैं। मैं सर साहब से सादा सवाल किया है, सादा जवाब मांग रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं गोल गोल। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर इस मुल्क से मुमकिन तौर पर बेरोजगारी जो है ना वो हमारी खुद लोगों की भी पैदा करता है। हमें
हमें अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है फिर हमारे नखरे ख़त्म नहीं होते, फिर हमारी छुट्टियां ख़त्म नहीं होती, हम भी गवर्नमेंट के साथ अपनी जॉब के साथ खेलते हैं ना, हमें भी बहसियत अवाम अपने अवाम को रिलीफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा जी। देखें आपका जो है ना, देखें आटा सस्ता होगा जी, जरूर होगा, चीनी सस्ती आपकी होगी, रोटी भी सस्ती होगी, ऑयल सस्ता होगा, जो चीजें मेन, बच्चों को स्कूल में तालीम मुफ्त मिलेगी, मिल रही है, अभी भी सहूलियात पूरी मुफ्त मिलेंगी। अभी भी सेहत की तरफ हुकूमत ने तवज्जो दी है। जो साबका हुकूमतों में हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ बंद हो गई थी, टेस्ट खत्म हो गए थे, अब आपको सब कुछ मिल रहा है और इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह मिलेगा। आपकी रोटी देखें, यहाँ पे जो 25 रुपए की रोटी थी, 30 रुपए का नान मिलता था, वो कम होकर 22 रुपए 18 रुपए आ गई है, जबकि पंजाब के अंदर 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान है। शिजात साहब 10 रुपए की फिजिकली कई रोटी नहीं मिलती सर, लेना शिजात साहब मिल जाती है, पंजाब में नहीं मिल रही, लेकिन इतना पता है कि रात के 9 बजे जो गैस बंद होती है ना, हाँ, वो सुबह 7 बजे खुलती है। इनके ऊपर जरूर तवज्जो देने की जरूरत है, खास तौर पे जो गोश्त है। बिजली आपकी नहीं आती शिजात साहब, सनतें आपकी बंद हो गई हैं, बेरोजगारी आपकी बढ़ गई है, क्राइम रेशो आपका बढ़ गया है, बेहतर करेंगे। खाने का लोग खाने की चीजें उन्हें मुयस्सर नहीं है, पैसे लेके हाथ में फिर रहे हैं, उनको खाने की चीजें नहीं मिलती, शॉर्टेज मिलती है। नहीं सर, इतना भी कहत नहीं पड़ा, आपकी अपनी पैदावार है, आलू प्याज टमाटर आपके अपने पैदावार है, वो आपको जो है सस्ते दामों नहीं मुयस्सर। सर क्यों नहीं, 200 रुपए के धड़ी आलू हुआ है, वो है 200 रुपए धड़ी प्याज है सर। मैं खुद परचेज करके आया हूँ कल, नहीं जी, इस्लामाबाद की मार्केट से मैं परचेज करके लाया हूँ कल, 200 रुपए के धड़ी प्याज, बल्कि जिस वक्त शाम का टाइम हुआ तो 150 रुपए का धड़ी प्याज हो गया, और प्याज भी आला क्वालिटी का, और व्हाइट आलू जो है वो 250 रुपए का धड़ी मिला है सर। 40 रुपए 42 रुपए किलो टमाटर। मतलब आपने ये आवाम को रिलीफ देना कि आलू प्याज टमाटर आपने पूछा तो मैंने बताया। सही है, मतलब ये रिलीफ मिलेगा। आपने एक एरिया रगड़ता हुआ मरीज जो है मुफ्त तो नहीं गवर्नमेंट दे सकती ना। अब 200 रुपए धड़ी से और क्या सस्ती करे गवर्नमेंट, फिर तो वो आपका वही हाल हो जाएगा। वो क्या, वो तंबू को नाते हैं और गरीब भूखा नहीं सोएगा, वो ट्रक ही फिरता रहे ना, उसमें भूखे को रोटी मिली है ना, वो गरीब खाने लंगर खाने। आज से 6 माह कबल के इस बजट में आवाम को हर सूरत रिलीफ हुकूमत देगी, तो सर दे रही है, बजट आपके सर पर है। हाँ, अगले 2 हफ्तों में आपका बजट आ जाएगा। बजट 2 हफ्तों बाद आना है तो वो अचानक तो नाज़िल नहीं हो जाना ना, उसकी को तैयारी तो की है ना हुकूमत ने। हुकूमत ने यही तैयारी की है कि वो गरीब आवाम को रिलीफ देगी। तनख्वाहों में इजाफा, आपको पता है अभी तकरीबन 3-4 माह कबल ही सरकारी तनख्वाह मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। साहब नहीं चले, अब देखें मेरी बात सुने, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं जवाब नहीं दे सके, आप हमेशा की तरह इस बात को गोल कर गए हैं, आपके पास जवाब कोई नहीं है। जी देखें शहजाद साहब, अब रिलीफ है ही नहीं तो क्या बताएंगे। अलबत्ता इतना रिलीफ जरूर देंगे कि आवाम को बताएंगे कि हमने आपके ऊपर 30% लगाना था, ऐसा करते कि 25 लगा देते हैं, यही करेंगे, इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त है। बंदे को तो नहीं खिलाएगी ना, वो लोग भी तो कुछ करें ना, जो काम भी नहीं करना चाहते, 10-12 बजे से पहले घर से नहीं निकलते, तो कहाँ से। अब आप इस गरीब आवाम पे डालेंगे नहीं, आप भी इसी आवाम को ठहराएंगे सर, गरीब जिसको आपने जो उन्होंने शुरू में कहा कि इसकी हड्डियों से भी पानी, वो कहते हैं एक गरीब ऊपर से बदतमीज, वो काम हम आवाम ना करें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम ये ना करें कि सारा कुछ उठा के सही है। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, शहजाद साहब के पास जवाब नहीं, और हमेशा की तरह उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की बात जो है वो गोल कर गए हैं। लेकिन जाते जाते अपने नाजरीन से इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक जो है वो दोराहे पर खड़ी है, और बजट 2025-26 एक अहम मौका है, ऐसा मौका जो सिर्फ अदाद शुमार नहीं बल्कि अवाम के एतमाद, फलाह और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू जो है पाएगी और रोजगार बढ़ाएगी और टैक्स निज़ाम को शफाफ बनाने में संजीदा हो, तो ये बजट एक मस्बत तब्दीली की बुनियाद रख सकता है। लेकिन अगर रवायती ऐलानात जैसे शहजाद साहब कर रहे हैं और वक्ती रिलीफ तक महदूद रहा, जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं आलू प्याज थोड़े सस्ते हुए हैं, तो मसाइल मजीद गहरे हो सकते हैं। अपने नाजरीन से इजाज़त लेने से कबल आज मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ उनके पास कि क्या बजट 2025 एक नया माशी बाब रकम कर पाएगा या महज एक और वादा बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।